Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्थल में। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूं इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अक्षांश रेखाओं के बारे में जान लेते हैं। अक्षांश रेखाएँ क्या होती हैं। दोस्तों अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, जो हमारा ग्लोब है, यानी क्या, जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब, तो दोस्तों इसके ठीक बीचों बीच से हमारी जो भूमध्य रेखा यानी कि जो 0 डिग्री अक्षांश है, क्या, तो दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश है, इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। जो हमारी भूमध्य रेखा है दोस्तों, यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्या करती है ये? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो दोस्तों अक्षांश रेखा की जो डेफिनेशन होती है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो दोस्तों भूमध्य रेखा के, यानी कि भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, जो भूमध्य रेखा की, यानी जो भूमध्य रेखा की उत्तर तथा क्या, उत्तर तथा दक्षिण की, यानी कि उत्तर तथा दक्षिण की जो कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इस बात आए इसके नाम की, तो दोस्तों इसके बहुत सारे नाम हैं। एक तो 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा हो गया इसका नाम। दूसरा नाम आता है दोस्तों इसका विषुवत रेखा। क्या दोस्तों? विषुवत रेखा। फिर इसका एक नाम और आता है जिसको हम कहते हैं व्रत, 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 व्रत। दूसरा इसका नाम, एक नाम और आता है जिसको हम कहते हैं महान व्रत रेखा। क्या? महान व्रत रेखा। दोस्तों यह इसके सारे नाम हैं। इन नामों से ज्यादा कोई भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये सारे नाम ही आते हैं। तो दोस्तों भूमध्य रेखा ये एक ऐसी रेखा है, कैसी रेखा है, भारत मतलब कि जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा के बारे में पूछा जाए तो ये कैसी रेखा है? सबसे बड़ी अक्षांश रेखा। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है दोस्तों? तो भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा है सबसे बड़ी अक्षांश रेखा? भूमध्य रेखा को कहा जाता है अक्षांश रेखा, क्योंकि दोस्तों ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सबसे बड़ी अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों बात आती है कि इसकी डेफिनेशन की। तो दोस्तों डेफिनेशन इसकी होती है अक्षांश रेखा की कि भूमध्य रेखा के समांतर, मैं लिख देता हूँ यहाँ, भूमध्य रेखा के समांतर, रेखा के समांतर, समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा के उत्तरी तथा दक्षिणी, उत्तर तथा दक्षिण की कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती हैं, कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती हैं। तो दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, क्या? अक्षांश रेखा कहा जाता है उनको। तो दोस्तों अक्षांश रेखा का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों अक्षांश रेखा को क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाओं का जो कार्य होता है वो अक्षांश रेखाओं को कार्य क्या होता है? तो दोस्तों अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं? 2 स्थानों के बीच की जो दूरी होती है, यानी दो स्थानों के बीच की जो दूरी ज्ञात करने में अक्षांश रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो 2 अक्षांश होते हैं उनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या होता है? अक्षांश रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर, कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको किसी किताब में मिलेगा 181। तो दोस्तों यह जो है यह गलत है,
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होता है 179 होता है। कितना? 179 कितनी होती है? कुल संख्या होती है, क्योंकि दोस्तों 90 डिग्री अक्षांश इधर होते हैं और 90 डिग्री यानी कि 90 90 180 और दोस्तों भूमध्य रेखा यानी कि ये हमारी तो कितनी होंगी 181 रेखा होती हैं। लेकिन ये जो हमारे अक्षांश होते हैं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दोस्तों दक्षिणी अक्षांश, ये है एक बिंदु है, ये रेखाएं नहीं होती हैं दोस्तों। इसलिए हमारी जो अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है वो 179 होती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अक्षांश रेखाओं की संख्या। संख्या की 179 इनकी कितनी होती है? तो दोस्तों अगर संख्या की बात करें तो 179 इनकी संख्या होती है। और साथ में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाओं का प्रयोग क्या होता है, मतलब किस चीज में किया जाता है, तो अक्षांश रेखाओं का जो प्रयोग किया जाता है तो वो दोस्तों दूरी ज्ञात करने में, क्या? दूरी ज्ञात करने में। दूरी ज्ञात करने में इनका प्रयोग किया जाता है। और इनके दो यानी कि 1 डिग्री अक्षांश को, मान लीजिए दो अक्षांशों की जो बीच की दूरी होती है उस दूरी को क्या कहते हैं? हम कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? दो स्थानों के बीच की दूरी को कटिबंध, कटिबंध के नाम से जाना जाता है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हम कटिबंध कहते हैं। और बात करें कि जो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वह दूरी कितनी होती है, तो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 1,351 या फिर इसके जगह आता है 1,351.13। ये कितनी होती है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। ठीक है, आगे पूछा जाता है क्वेश्चन की, चलिए अगर यहां तक हो गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्षांश है यानी क्या है? यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, यहाँ उत्तरी ध्रुव है कितना? 90 डिग्री। और दोस्तों यहाँ पे क्या? दक्षिण ध्रुव है। ठीक, दक्षिण ध्रुव कितना? 90 डिग्री। बात आती है कि 0 डिग्री अक्षांश से, 0 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की तापमान में क्या की कमी, तापमान में क्या की कमी। ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता में भी क्या आती है दोस्तों? कमी आती है। जैव विविधता, दोस्तों जैव विविधता में क्या आती है? कमी आती है। और ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि क्या होती है? बढ़ती है। क्या? ध्रुवों पर जाने पर दिन और रात की क्या होती है? अवधि बढ़ती है। ध्रुवों पर जाने पर दिन और रात की अवधि बढ़ेगी, जैव विविधता में कमी आएगी और तो तापमान में भी दोस्तों कमी आएगी। क्योंकि दोस्तों उत्तरी ध्रुव और तथा दक्षिण ध्रुव पर बहुत ज्यादा बर्फ होने के कारण फिर क्या आती है? तापमान में कमी आती है। और जो हमारी भूमध्य रेखा है इस पे 12 घंटे का दिन तथा 12 घंटे की रात होती है। लेकिन ध्रुवों की ओर जाने पर 6 महीने का दिन में 6 महीने की होती है रात होती है। तो आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं हमारी, अक्षांश रेखाओं की जो दूरी है वो मैंने आपको बता दी है कितनी होती है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है वो 1,351.13 भी आती है। और दोस्तों अक्षांश रेखाओं की यह 1,351 यही दूरी आती है इनके अक्षांश रेखाओं की। और दोस्तों अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी लंबाई क्या होगी? कम होगी, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी हमारी चपटी यानी है। तो दोस्तों जब ये ध्रुवों की ओर जाएगी तो इनकी क्या होगी? लंबाई में कमी आएगी। तो लंबाई में अक्षांश रेखाओं की जब ध्रुवों की ओर जाती है तो क्या होता है? लंबाई में कमी आती है अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी, लंबाई में कमी आती है। क्या आती है दोस्तों? लंबाई में क्या आती है? कमी आती है। जब ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आ जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अक्षांशीय दृष्टि से भारत कहाँ पर अवस्थित है, यानी किस दिशा में अवस्थित है। तो अक्षांशीय दृष्टि से यानी कर्क रेखा भारत के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती है। तब दोस्तों अगर अक्षांशीय दृष्टि से हम भारत की वो देखते हैं तो दोस्तों अक्षांशीय दृष्टि से भारत कुछ इस तरीके से होता है। तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत
भारत कहाँ पर, तो उत्तरी गोलार्ध में भारत अवस्थित है। कहाँ पर, कौन से गोलार्ध में है, तो भारत उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है। उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है कौन, भारत। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत अक्षांश की दृष्टि से कहाँ अवस्थित है, तो उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है भारत, और 23.5 डिग्री भारत को आधे आधे हिस्सों में बांट देती है। तो दोस्तों अक्षांश की दृष्टि से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं देशांतरी दृष्टि के बारे में। दोस्तों देशांतर रेखाओं के बारे में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, सबसे पहले बात बता दें कि देशांतर रेखाओं का प्रयोग किस चीज में किया जाता है। तो देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है समय ज्ञात करने में। क्या, समय ज्ञात करने में प्रयोग। ठीक है, समय ज्ञात करने में इनका क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। साथ में क्वेश्चन आता है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों हमारी घड़ी जो 1 घंटे में पूरा जो मिनट वाली सुई होती है वो कितने चक्कर में, 360 का चक्कर लगाती है। तो दोस्तों इसी कंडीशन में हमारी जो देशांतर रेखा है उनकी भी संख्या 360 होती है। कितनी होती है संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या की बात करें तो संख्या होती है 360। कितनी होती है, 360 देशांतर रेखाओं की संख्या होती है। और दोस्तों देशांतर रेखाओं के जो देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है, इस दूरी की जो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है वह दूरी होती है 331.32 किलोमीटर, 331.32 किलोमीटर। और दोस्तों ध्रुवों की ओर जाने पर यह दूरी कम हो जाती है। ठीक है, क्या, ध्रुवों की ओर जाने पर दूरी में क्या आती है, कमी आती है। ठीक है दोस्तों, अगर आप ध्रुवों की ओर जाएंगे तो दोस्तों अक्षांश रेखाओं के ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी क्या होती है, इनमें क्या आती है, कमी आ जाती है। इनकी दूरियों में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी एक देशांतर रेखा है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। हर कोई सी रेखा पृथ्वी को कितने, 2 बराबर भागों में बांटती है। देशांतर रेखा हर कोई सी एक पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। साथ में ये जो क्वेश्चन आता है कि ये वाली जो रेखा है हमारी, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम 0 डिग्री। कितना, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है किसको, इस वाली रेखा को। या फिर इसको कहते हैं, इसको एक नाम और दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है इसको, तो दोस्तों प्रधान मध्याह्न, क्या, प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है इसको। और दोस्तों इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। क्या, ग्रीनविच के दोस्तों ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो हमारी ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो दोस्तों कहाँ से गुजरती है, लंदन की वेधशाला से होकर गुजरती है, जो कि लंदन में ग्रीनविच कहाँ से दोस्तों, ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है उस दूरी को क्या कहते हैं। तो देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है उसको गोरे कहा जाता है। क्या, गोरे के नाम से जाना जाता है। क्या, इसकी जो बीच की दूरी होती है उनकी दूरी को हम क्या कहते हैं, गोरे के नाम से जाना जाता है। साथ में क्वेश्चन पूछा जाता है एक और कि देशांतरीय दृष्टि से भारत कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों देशांतरीय दृष्टि से अगर भारत को देखें तो दोस्तों देशांतरीय दृष्टि से भारत की कुछ इस तरीके से कंडीशन आती है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब भारत कहाँ अवस्थित है, तो दोस्तों भारत पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। कहाँ पर दोस्तों, देशांतरीय दृष्टि से तो पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर में भारत है। ठीक है दोस्तों, कहाँ, पूर्वी देशांतर में भारत अवस्थित है। पूर्वी देशांतर का देशांतरीय दृष्टि से हम देखते हैं तो दोस्तों भारत की अवस्थिति कहाँ आती है, पूर्वी देशांतर में पहुंचती है। तो दोस्तों भारत कहाँ हो गया, पूर्वी देशांतर में अवस्थित होता है। और दोस्तों
आगे और देखते हैं कि जो हमारे 82.5 डिग्री है कौन सी मानक समय रेखा, उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है पिछली वीडियो में, जाके डिटेल से देखते हैं। तो वो भी दोस्तों क्या है, एक मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, जो हमारी भारत की मानक समय रेखा है, जो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है उत्तर प्रदेश की। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना? 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर पार करने में समय। तो दोस्तों 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना? 4 मिनट का समय लगता है। कितना दोस्तों? 1 डिग्री पार करने में कितना? 4 मिनट का समय लगता है। भाई दोस्तों अगर 1 घंटे की बात करें तो दोस्तों 1 घंटे में कितना डिग्री अगर अक्षांश पार कर सकते हैं, 15 डिग्री अक्षांश को पार किया जा सकता है 1 घंटे में। तो आपसे क्वेश्चन, 4 मिनट में दोस्तों 1 डिग्री अक्षांश को पार किया जा सकता है और 1 घंटे में 15 डिग्री अक्षांश को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों आगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों आगे जो क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में यानी कि पूरी पृथ्वी पर कितने टाइम्स जोन है। तो दोस्तों विश्व में पूरी पृथ्वी पर 24 टाइम्स जोन है। कितने दोस्तों? पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर की बात करें तो दोस्तों हम, तो विश्व में कितने? 24 टाइम्स जोन है। विश्व में 24 कितने टाइम जोन है। ठीक है दोस्तों, कितने जोन है? विश्व में 24 टाइम्स जोन है। आपको ये याद रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विश्व में कितने टाइम्स जोन है, तो दोस्तों विश्व में 24 टाइम्स जोन होते हैं। और दोस्तों अक्षांशीय देशांतरीय दृष्टि से जो भी क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो दोस्तों एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देशांतर रेखाएं की जो प्रयोग होता है वो समय ज्ञात करने में किया जाता है। और दोस्तों देशांतर, ये जो मतलब जो देशांतर रेखा है, जो उनकी संख्या होती है दोस्तों 360 होती है। और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की बात करें तो दूरी दोस्तों इनकी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर की होती है दोस्तों। और ध्रुवों पर इनकी दूरी कम हो जाती है, यानी कि ध्रुवों पर जाने पर इनकी दूरी कम हो जाती है। और दोस्तों इनके बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। और 0 डिग्री देशांतर या फिर प्रधान मध्यासन रेखा, और दोस्तों या फिर इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बात आगे आ जाता है कि पूर्वी देशांतर, यानी कि जो भारत अब हमारा कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों हमारा भारत पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। और दोस्तों आगे बात करेंगे विश्व में कितने टाइम्स जोन है। तो दोस्तों विश्व में 24 टाइम्स जोन है। आगे पूछा जाता है कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितने मिनट का समय लगता है। तो दोस्तों 4 मिनट का समय लगता है। कितना? 4 मिनट का समय लगता है। और 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर पार कर सकते हैं? तो दोस्तों 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर पार कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही क्वेश्चन, अगर ये तो होगी दोस्तों हमारी जो देशांतर और अक्षांतरीय दृष्टि से बात। तो दोस्तों अगर आप बात करें कि भारत अक्षांश मतलब विश्व में ग्लोब पर किस तरीके से दिखाई देता है और दोस्तों उसकी स्थिति कहाँ होती है, तो दोस्तों उस स्थिति को जान लेते हैं। तो दोस्तों भारत हमारा कहाँ पर दिखाई देता है, बात करते हैं आगे। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोब पर भारत की क्या स्थिति है, यानी कि जो विश्व में भारत की क्या स्थिति है। तो दोस्तों सबसे पहले कि यहाँ पर क्या होता है? उत्तर, और यहाँ होता है हमारा दक्षिण। ठीक है दोस्तों, यहाँ होता है हमारा दक्षिण और यहाँ होता है हमारा पश्चिम, और ये आगे दोस्तों पूर्व। ठीक है दोस्तों, बात करें कि जो भारत है हमारा, वो भारत कहाँ पर हमारा अवस्थित है। दोस्तों हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। कहाँ? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो दोस्तों अक्षांशीय दृष्टि से और देशांतरीय दृष्टि से जान लेते हैं कि भारत कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों भारत की बात करें तो भारत का कुछ जो ग्लोब पर मैपिंग के थ्रू दिखाया जाता है। तो दोस्तों भारत की अवस्थिति कुछ इस प्रकार से आती है। तब दोस्तों क्या हो जाता है, तो यहाँ पर उत्तर है और ये पूर्व है, तो इन दोनों के मध्य में अवस्थित है। तो क्या आना चाहिए यहाँ पर? उत्तर पूर्व। तो दोस्तों भारत की अवस्थिति की बात करें तो भारत ग्लोब में कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों भारत जो अवस्थित है हमारा उत्तर पूर्व में अवस्थित है। तो दोस्तों यह मैंने इसलिए बताया ताकि दोस्तों आपके याद रहे और आपको ग्लोब पर भारत की स्थिति के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर दोस्तों आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तब। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा समय